हेलो बच्चों, स्वागत है आप लोगों का आज के इस क्लास में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सेलों का संयोजन। हम लोग प्रतिरोध का संयोजन पढ़ चुके हैं। प्रतिरोधों का संयोजन दो तरीके का होता था, श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन। तो वैसे ही सेल का भी संयोजन दो तरीके का है, श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन। तो सेल के संयोजन को पढ़ने के लिए हम लोगों को टर्मिनल विभवांतर का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो इस पे हम लोग पहले वीडियो बना चुके हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो वहां आप जाके अगर टर्मिनल विभवांतर आपको नहीं आता है तो पहले वहां पे पढ़ ले, तब यहाँ पे आएंगे, तब ये ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सेल हमको पता है, सेल में एक ईएमएफ होता है और उसका आंतरिक प्रतिरोध होता है। तो यहाँ हम देख पा रहे एग्जाम्पल के लिए हमने तीन सेल लिए हैं, पहला ये, दूसरा ये और तीसरा ये। तो इन तीनों का जो इक्विवेलेंट ईएमएफ आएगा सीरीज में, वो क्या होगा, E1 प्लस E2 प्लस E3। मतलब श्रेणी क्रम में हमको कुछ नहीं करना, हमको सीधे जितने सेल लगे हुए सभी के ईएमएफ को जोड़ के हम उसका इक्विवेलेंट निकाल लेंगे। श्रेणी क्रम में हम प्रतिरोध निकालना सीखे ही थे। श्रेणी क्रम में प्रतिरोध निकालते थे तो क्या करते थे, सभी प्रतिरोधों को जोड़ देते थे। तो वही चीज यहां भी किया गया है। अगर तीन से ज्यादा हो तो जितने सेल होंगे सबका ईएमएफ जोड़ देंगे तो हमको नेट इक्विवेलेंट ईएमएफ मिल जाएगा। और वैसे अगर सबका प्रतिरोध जोड़ देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, उसका तुल्य प्रतिरोध मिल जाएगा। ठीक है, अभी ये कैसे हो रहा है ये हम लोग आगे देखेंगे। फिलहाल इतनी चीजें आपको श्रेणी क्रम के बारे में पता होनी चाहिए। वैसे ही समांतर क्रम में अगर तीन सेल समांतर क्रम में जुड़े हैं तो इन तीनों का इक्विवेलेंट ईएमएफ क्या होगा, वो निकालने का फॉर्मूला होगा E1/R1 प्लस E2/R2 प्लस E3/R3 बटे 1 प्लस R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। समांतर क्रम का तुल्य प्रतिरोध निकालना हम लोग सीखे, वो किसके बराबर होता है, 1/R इक्विवेलेंट बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। अगर तीन से ज्यादा सेल हो, एन नंबर ऑफ सेल्स हो, तो जितने होंगे सबके लिए लिख दिया जाएगा E1/R1 प्लस E2/R2 अप टू EN/RN तक। वैसे 1/R1 प्लस 1/R2 अप टू 1/RN तक। ठीक है, तो ये जो बेसिक कुछ फॉर्मूले हैं कि श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो तुल्य कितना आएगा, समांतर क्रम में जोड़ेंगे तो तुल्य कितना आएगा, तो ये आपको याद करना है। अभी हम लोग इसको देखेंगे भी ये कैसे आता है, तो इतना आप अपने नोट्स में लिख ले। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और डिटेल में पढ़ते हैं इसके बारे में। यदि सबके ईएमएफ बराबर हो, मतलब E1 बराबर हो E2 के बराबर हो E3 के, मान लेते किसके बराबर है, E के, और आंतरिक प्रतिरोध भी बराबर हो सभी एक दूसरे के, R1 बराबर R2 बराबर R3 मान लेते हैं किसके बराबर है, स्मॉल r के। तो जो E इक्विवेलेंट आएगा वो क्या आएगा, E1 की जगह E प्लस E प्लस E। तो तीन बार ही है तो हम इसका इक्विवेलेंट कितना लिखेंगे, 3 इंटू E। तो अगर n नंबर्स ऑफ सेल है तब इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, तीन की जगह n लिख देंगे तो n गुणे E। ठीक है, ये तभी होगा जब सभी सेल का ईएमएफ बराबर हो। ठीक, तो अगर सभी सेल का ईएमएफ बराबर है तो इक्विवेलेंट ईएमएफ किसके बराबर हो जाएगा, n इंटू E। वैसे प्रतिरोध भी है, R इक्विवेलेंट R1 प्लस R2 का वैल्यू भी R प्लस R3 का वैल्यू भी R, तो ये कितना आया, 3R। तो तीन थे तो 3R आया, n होंगे तो कितना आएगा, NR आएगा। ठीक, तो ये कब आया है, जब E और R सभी सेलों का समान है। ठीक है, अगर सभी सेल का ईएमएफ समान है तो E इक्विवेलेंट n इंटू, अगर n नंबर ऑफ सेल्स है, और अगर सभी सेलों का प्रतिरोध भी बराबर है तो R इक्विवेलेंट भी क्या हो जाएगा, n इंटू R के बराबर। नोट कर लीजिए। ठीक, यही चीज समांतर सेल में भी देखते हैं। पहले अगर E1 बराबर E2 बराबर E3 मान लेते हैं किसके बराबर, E के बराबर, और R1 बराबर R2 बराबर R3 मान लेते हैं किसके बराबर, R के बराबर। तो E इक्विवेलेंट किसके बराबर हो जाएगा,
E1/R1 मतलब E/R, क्योंकि अब सबकी वैल्यू कितनी है E और प्रतिरोध की भी वैल्यू कितनी है R, प्लस E/R प्लस E/R बटे 1/R प्लस 1/R प्लस 1/R, तो ये हो जाएगा 3E/R बटे 3/R, तो R से R, 3 से 3, ये कितना आ गया E के बराबर आ गया। मतलब अगर हमारा समांतर क्रम संयोजन है और सभी सेलों का ईएमएफ बराबर है और आंतरिक प्रतिरोध भी बराबर है, तो E इक्विवेलेंट किसके बराबर आया E के। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट रखना है। प्रतिरोध हमको पता है 1/R इक्विवेलेंट, अगर n प्रतिरोध सबका मान बराबर हो तो हम पढ़ चुके हैं R इक्विवेलेंट किसके बराबर आता है R/n के बराबर आता है। देख भी लेते हैं यहां से 1/R प्लस 1/R प्लस 1/R किसके बराबर 3/R, तो R इक्विवेलेंट ये 1/R इक्विवेलेंट 3/R के बराबर था, तो R इक्विवेलेंट किसके बराबर हो जाएगा R/3 के। यहां क्रम उल्टा किए तो इसको भी उल्टा कर दिए, तो अगर n नंबर हो तो 3 की जगह क्या लिख देंगे n लिख देंगे, तो R इक्विवेलेंट बराबर R/n। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं श्रेणी क्रम और समांतर क्रम के बारे में जो हम लोगों को पता रहना चाहिए। नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। समांतर क्रम में अगर सभी सेलों का ईएमएफ बराबर है और आंतरिक प्रतिरोध एक दूसरे के बराबर है, तो जो नेट ईएमएफ होता है वो ई के मतलब किसी भी एक सेल के ईएमएफ के बराबर होता है, और तुल्य प्रतिरोध कितना होता है R/n के। यहाँ पे जो नेट ईएमएफ होता है वो हमको सभी सेलों को जोड़ना होता है, तो अगर सभी सेलों का ईएमएफ बराबर है तो n इंटू ई कर देते हैं और प्रतिरोध n इंटू आर कर देते हैं। ठीक, तो चलिए देखते हैं ये कैसे आया है। पहले मान लीजिए हमको इसको रिप्लेस करना है और हमको एक सेल लगाना है केवल, जिसका ईएमएफ हमने बोला ई इक्विवेलेंट और आंतरिक प्रतिरोध कितना बोल दिया आर इक्विवेलेंट। तो अगर डिस्चार्जिंग का केस है तो हमको पता है कि इसका जो टर्मिनल वोल्टेज होता है V, वो किसके बराबर होता है E माइनस आई आर, तो E माइनस आई आर इक्विवेलेंट, अगर ये I निकल रहा है। ठीक है, V क्या है, अगर हम ये VA मान ले ये VB मान ले, तो जो V होता है वो होता है VA माइनस VB। ठीक है, टर्मिनल वोल्टेज होता है VA माइनस VB, जो कि बराबर हो गया E इक्विवेलेंट माइनस आई आर इक्विवेलेंट। इसको बनाते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब आते हैं यहां पे निकालने की कोशिश करते हैं। तो ये चीजें हमने विभवांतर निकालना सीखा है, टर्मिनल विभवांतर। ठीक है, तो इसको मानते हैं VA, इसको मानते हैं VB, और डिस्चार्जिंग का केस है तो करंट को हम इस दिशा में मान लेते हैं। हमें पता है सेल का जो बड़ा डंडा होगा वो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। वैद्युत धारा प्रतिरोध में जिस दिशा से जाता है वो प्लस और जिधर से बाहर निकलता है वो माइनस। तो वैद्युत धारा ऐसे जा रहा है मतलब ये प्लस ये माइनस ये प्लस ये माइनस ये प्लस ये माइनस। तो अब लिखते हैं विभव VA से स्टार्ट करते, VA इस दिशा में चलेंगे, E1 से बाहर माइनस से निकलना है तो माइनस E1, यहां प्लस से बाहर निकलना है तो प्लस, यहां का विभवांतर क्या हो जाएगा IR1, फिर माइनस E2 प्लस IR2, फिर माइनस E3 प्लस IR3 बराबर VB। अगर यहां पे आपको कुछ डाउट हो तो आप टर्मिनल विभवांतर वाला वीडियो पहले देखिएगा जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जिसका लिंक है। ठीक है, तो हम VB को इधर लाएंगे VA माइनस VB, तो ये उधर जाएगा तो E1 E2 उधर गया तो प्लस, E3 भी उधर गया तो प्लस, IR1 उधर जाएगा तो माइनस IR1 माइनस IR2 और माइनस IR3। हम बोल रहे हैं जो VA माइनस VB है वही टर्मिनल विभवांतर है V, तो V बराबर E1 प्लस E2 प्लस E3 माइनस I कॉमन लेते हैं तो R1
प्लस R2 प्लस R3। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 और 2 को कंपेयर करिए तो E इक्विवेलेंट की जगह क्या लिखा है, E1 प्लस E2 प्लस E3। तो E इक्विवेलेंट बराबर E1 प्लस E2 प्लस E3। R इक्विवेलेंट की जगह क्या लिखा है, तो R इक्विवेलेंट बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। यही अभी हम लोगों ने लिखा था अभी कि अगर श्रेणी क्रम में है तो इक्विवेलेंट ईएमएफ निकालने के लिए क्या करते हैं, सभी को जोड़ देते हैं। तो E1 प्लस E2 प्लस E3। और तुल्य प्रतिरोध निकालने के लिए हमने श्रेणी क्रम में सीखा है कि सभी प्रतिरोधों को सीधे जोड़ देते हैं। तो R इक्विवेलेंट बराबर भी R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है, आया समझ में। इसमें देखिए कुछ बातें और है। यहां पे सभी बैटरी की पोलैरिटी सेम है। पोलैरिटी सेम है मतलब सबका प्लस एक साइड है और सबका माइनस एक साइड है। जैसे अगर हम इस तरीके से बनाए, ठीक है, ये भी E, ये भी E, ये भी E। तो अगर हमसे टर्मिनल विभवांतर पूछ रहा है VA माइनस VB, तो हमको पता है किसके बराबर आएगा। चलिए स्टार्टिंग से करते हैं। VA इधर से इधर जाना है, माइनस से निकलेंगे, माइनस ई बराबर VB। तो VA माइनस VB किसके बराबर आया, 3E के। कुछ अभी पहले जैसा ही है, सभी की पोलैरिटी सेम थी तो वो योगफल के बराबर आ गया। अब हम क्या करते हैं, एक की पोलैरिटी को उल्टा कर देते हैं इस तरीके से। ठीक है, तो जब हमने एक की पोलैरिटी को उल्टा किया तो देखिए ये तो माइनस ही रहेगा, ये भी माइनस, लेकिन अब यहां किससे बाहर निकलना है, प्लस से। तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो प्लस से एक माइनस कटेगा, अब जो VA माइनस VB आएगा वो किसके बराबर आएगा, E के बराबर आएगा। मतलब हमने एक की पोलैरिटी चेंज की तो दो कैंसिल हो गए, बचा केवल एक। तो इसको निकालने का फॉर्मूला होता है एक, E इक्विवेलेंट बराबर N माइनस 2M इंटू E। ये तभी है जब सभी सेल का ईएमएफ बराबर हो। ठीक है, N क्या होता है, नंबर ऑफ सेल्स, जितने सेल हो, और M क्या होता है, जिसकी पोलैरिटी चेंज की हमने। ठीक है, जिसकी पोलैरिटी उल्टी है। जैसे यहां इस वाले फॉर्मूले में, इस वाले क्वेश्चन में नंबर ऑफ सेल्स कितने, 3 है, 1 2 और 3। तो N का मान क्या हो गया, 3 माइनस 2। कितने की पोलैरिटी बदली हमने, केवल एक की। तो 2 गुणे 1 इंटू E। तो 3 में से 2 घटेगा तो देखिए किसके बराबर आएगा, E के बराबर आएगा। तो अगर पोलैरिटी चेंज है तो E इक्विवेलेंट निकालेंगे हम इससे। अगर पोलैरिटी चेंज नहीं होती, ये भी प्लस इसी तरीके से रहता है इसी डायरेक्शन में, तो M का मान होता है 0। तो हम यहां पे लिखते 0। तो 3 माइनस 0, तो 3 में से 0 घटता है तो 3 आता, तो फिर से किसके बराबर आता, 3E के बराबर आता। ठीक है, तो हमको ये पोलैरिटी का भी ध्यान देना है कि सभी बैटरी का, सभी सेल का प्लस एक ही साइड में है कि कोई चेंज है। जितने चेंज होंगे तो उसमें ये वाला फॉर्मूला यूज करके हम लोग निकालेंगे। जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल और लेते हैं। अब देखिए इसका प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, लेकिन यहां पोलैरिटी चेंज हो गई, ये माइनस ये प्लस, ये माइनस ये प्लस। तो टोटल सेल कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7। तो E इक्विवेलेंट हम बोले, हम क्या लिखेंगे, N माइनस 2M इंटू E। तो टोटल सेल है कितने, 1 2 3 4 5 6 7। तो N की वैल्यू हो गई कितनी, 7 माइनस 2 गुणे M क्या होता है, जिसकी पोलैरिटी अलग है। तो कितनों की अलग है, 1 और 2, इन दो की उल्टी है तो गुणे 2। तो 7 में से 4 घट गया तो किसके बराबर आया, 3E के बराबर आया। तो इस तरीके से हम लोग
इक्विवेलेंट निकालेंगे जब पोलैरिटी अलग अलग होगी। ठीक है, चलिए अब समांतर क्रम भी देखते हैं ये फॉर्मूला कैसे आया है। हम मान लेते हैं कि यहां का विभव कितना है VA और यहां का विभव कितना है VB। तो हमको पता है ये भी VA होगा, ये भी VA होगा, और जैसे ये VB है तो ये भी VB होगा और ये भी VB होगा। मतलब इसके लिए टर्मिनल विभवांतर क्या है VA माइनस VB, इसके लिए भी क्या है VA माइनस VB, और इसके लिए भी क्या है VA माइनस VB। मतलब तीनों सेल का टर्मिनल विभवांतर बराबर है, और वो किसके बराबर है VA माइनस VB के बराबर है। तो हम मान लेते हैं कि VA माइनस VB किसके बराबर है V के बराबर है। तो माना इधर से करंट I1, इधर से करंट I2, इधर से करंट I3, और ये तीनों आके यहाँ पे जुड़ गए, तो ये किसके बराबर हो गया I के बराबर हो गया। तो हम लिख सकते हैं I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3। ठीक है, तो ये देखिए ये किसका केस है डिस्चार्जिंग का केस है। क्यों? क्योंकि बैटरी के धन से करंट बाहर की तरफ निकल रहा है। तो डिस्चार्जिंग के लिए हमने टर्मिनल वोल्टेज क्या पढ़ा था V बराबर E माइनस आई आर। तो अगर वही चीज यहां पे लिखना चाहे तो पहले वाले के क्या लिखेंगे V बराबर E1 माइनस I1 R1। दूसरे वाले के लिए क्या लिखेंगे V बराबर E2 माइनस I2 R2, और तीसरे वाले के लिए क्या लिखेंगे V बराबर E3 माइनस I3 R3। तो यहां से देखिए I1R अगर हम इधर ले आए I1R1, तो ये बराबर हो जाएगा किसके E1 माइनस V के, या हम I1 लिख सकते हैं E1 माइनस V बटे R1। तो ठीक इसी तरीके से यहां हम I2 भी निकाल सकते हैं। I2 किसके बराबर होगा E2 माइनस V बटे R2, और I3 हो जाएगा किसके बराबर E3 माइनस V बटे R3। जैसे ये निकाले पहला वाला, तो हम I बराबर क्या लिख सकते हैं I बराबर हो गया I1, तो I1 की वैल्यू E1 माइनस V बटे R1 प्लस I2 की वैल्यू E2 माइनस V बटे R2, I3 की वैल्यू प्लस E3 माइनस V बटे R3। इसको हम कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं, E1 को एक साथ लिख ले तो E1 बटे R1 प्लस E2 बटे R2 प्लस E3 बटे R3 माइनस V वाले को एक साथ लिख लेते हैं, तो V हम चाहे तो कॉमन भी ले सकते हैं, V 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ठीक है, देखो हमको अब इसमें इसको करना क्या है, जैसे यहां पे हम इक्विवेलेंट बनाए थे वैसे यहां भी हम एक इक्विवेलेंट बनाएंगे, और मान लेते हैं ये है E इक्विवेलेंट और ये कितना है R इक्विवेलेंट, ये आया I। तो हम लिखेंगे क्या V बराबर E माइनस आई आर, तो E इक्विवेलेंट माइनस आई आर इक्विवेलेंट। तो हमको इस फॉर्मूले को इसी फॉर्मूले के रूप में लिखना है और फिर दोनों को कंपेयर करा लेना है, जैसे यहां पे कंपेयर कराए थे। तो यहां बराबर के इस साइड केवल V है, तो वही हम भी करेंगे, पहले V को हम बराबर के इस साइड लाएंगे। तो जब इधर लाएंगे तो इसको क्या लिखेंगे V 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 बराबर, ये माइनस इधर है तो प्लस में चेंज हो गया। ठीक है, E1 बटे R1 बराबर किस साइड है ही प्लस E2 बटे R2 प्लस E3 बटे R3। I को बराबर उधर ले जाएंगे तो माइनस I। तो V बराबर इस पूरे को हम इधर ले जाएंगे तो इसमें भाग देना पड़ेगा, ये इतना अलग हो गया और ये इतना अलग। तो यहां जब भाग देंगे तो E1 बटे R1 प्लस E2 बटे R2 प्लस E3 बटे R3 बटे 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 माइनस I डिवाइडेड बाई
1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 हो गया। इस वाले फॉर्म में कंपेयर करा लेते हैं तो E इक्विवेलेंट किसके बराबर आया, E1/R1 प्लस E2/R2 प्लस E3/R3 बटे 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। सेम फॉर्मूला हमने आप लोगों को लिखवाया था स्टार्टिंग में, ठीक है। R इक्विवेलेंट कंपेयर कर लेते हैं इससे, तो R इक्विवेलेंट किसके बराबर आएगा, 1/1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो इस पूरे को उधर ले जाते हैं तो 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 बराबर 1। इसको इधर लाते हैं तो R इक्विवेलेंट। ये हमारे समांतर क्रम के तुल्य प्रतिरोध का फॉर्मूला हो गया। सेम चीज वहां पे लिखवाया गया था, ठीक है। तो इस तरीके से ये फॉर्मूला हमारा आया हुआ था, नोट कर लीजिए। ठीक, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब यहां से आपको यह समझ में आ गया होगा कि अगर हम श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो नेट ईएमएफ कितना होगा, और अगर समांतर क्रम में जोड़ेंगे तो नेट ईएमएफ और नेट रेजिस्टेंस कितना होगा, ठीक है। तो अब आते हैं अपने पहले केस पे जिसमें हमने श्रेणी क्रम में जोड़ा है और n नंबर्स ऑफ सेल्स जुड़े हैं। सबका ईएमएफ बराबर है और इंटरनल रेजिस्टेंस भी बराबर है, मतलब ये भी E, ये भी E, ये भी E और ये भी E। आंतरिक प्रतिरोध भी सबका बराबर है, ये R, ये R, ये R। इस कैपिटल R को बोला जाता है वाय प्रतिरोध या लोड रेजिस्टेंस, लोड प्रतिरोध, ठीक है। क्या बोलेंगे, वाय प्रतिरोध या लोड प्रतिरोध। तो हमको पता है, अभी हमने श्रेणी क्रम में पढ़ा है कि अगर सबकी पोलैरिटी एक जैसी है, मतलब सारे के प्लस इधर ही है, तो अगर सबके ईएमएफ बराबर है तो हम डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, अगर n सेल है तो NE, मतलब इन सारे सेल को हटा के हम केवल एक सेल लगाएंगे जिसका ईएमएफ कितना होगा, N इंटू E। ये अभी हमने पहले ही देखा है। और सारे आंतरिक प्रतिरोधों को जोड़ेंगे तो ये देखा था हमने कितना आया था श्रेणी क्रम में, तो N इंटू R। तो आंतरिक प्रतिरोध कितना हो गया, N इंटू R। और नीचे जो लोड रेजिस्टेंस है वो कितना है, R के बराबर है। आई बात समझ में। अभी हमने देखा अगर श्रेणी क्रम में हमारे सेल्स जुड़े थे तो हम नेट कैसे निकालते थे, सबको जोड़ते थे, E1 प्लस E2 प्लस E3। तो यहाँ पे सारे वैल्यू किसके बराबर है, E के बराबर है। तो हमने वहां पे देखा था जब सारे बराबर होते तो हम क्या करते थे, संख्या से गुणा कर देते थे। तो वही चीज किया गया, N इंटू E। आंतरिक प्रतिरोध क्या हो गया, N इंटू R। अब अगर इसमें I वैद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, ठीक है, इसमें कितनी वैद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, I। तो हमको पता है I का फॉर्मूला हम क्या लिखते थे, I बराबर V बटे R। तो V तो एक तरीके से इसका नेट ईएमएफ हो गया जो कि NE के बराबर है। ये जो R क्या होता था, ये प्रतिरोध होता था परिपथ का। तो हम इस परिपथ का तुल्य प्रतिरोध निकाल लेते हैं। तो देखिए इस परिपथ का तुल्य प्रतिरोध क्या है, ये NR और ये R श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। तो जब श्रेणी क्रम में जुड़ते हैं तो हम तुल्य प्रतिरोध कैसे निकालते हैं, दोनों को जोड़ देते हैं, मतलब R प्लस NR। तो अगर हमसे I पूछे तो I बराबर V बटे R, तो I बराबर NE बटे प्रतिरोध कितना है, R प्लस NR। ये आ गया हमारा फॉर्मूला, ठीक है, श्रेणी क्रम के लिए। अब इसमें देखिए दो केस है। अगर R की वैल्यू NR के वैल्यू से बहुत ज्यादा है, NR है क्या, तो NR है तुल्य आंतरिक प्रतिरोध। यही तो है, इन सभी प्रतिरोधों का तुल्य निकाल के हमने एक प्रतिरोध लगाया जिसकी वैल्यू कितनी है, NR है। तो NR क्या है, तुल्य आंतरिक प्रतिरोध। केस 2 क्या होगा,
जब एन आर की वैल्यू बहुत ज्यादा हो, किसके कंपैरिजन में, कैपिटल आर मतलब लोड रेजिस्टेंस के कंपैरिजन में। तो जब ये लोड रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है तो इस एन आर को हम छोड़ेंगे तो आई बराबर आएगा एन ई बटे आर। और यहां पे जब एन आर की वैल्यू बहुत ज्यादा है तो हम इस आर को निग्लेक्ट कर सकते हैं, तब आई किसके बराबर आएगा, एन ई बटे एन आर। देखो कुछ इस तरीके से, जैसे आर की वैल्यू बहुत ज्यादा है, मतलब आर हो गया 1000 और इसकी वैल्यू आ गई 1, तो हम 1001 लिखे चाहे 1000 लिखे तो वही चीज है। यहां पे अगर आर की वैल्यू बहुत ज्यादा है तो हम इस वाले को निग्लेक्ट कर दे रहे हैं, या अगर इसकी वैल्यू बहुत ज्यादा है तो हम इस वाले को निग्लेक्ट कर दे रहे हैं। तो देखिए यहां पे जो वैद्युत धारा आया वो एन गुणे ई बटे आर आया है, और यहां पे जो वैद्युत धारा आ रहा है ई बटे आर आ रहा है। मतलब यहां पे जो हमको वैद्युत धारा मिला वो एन सेल के कारण मिला है, लेकिन यहां पे जो वैद्युत धारा मिला वो केवल कितने सेल के कारण मिल रहा है, एक सेल के कारण। तो यहां वाला वैद्युत धारा ज्यादा होगा और यहां वाला वैद्युत धारा कम होगा। ये बात समझ में। यहां पे क्या है, एन इंटू ई है, तो यहां पे जो नेट ईएमएफ है वो सभी का है, इसीलिए जो वैद्युत धारा वो सभी सेल के कारण मिल रहा है यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे केवल एक ही है, मतलब केवल एक सेल के कारण हमको वैद्युत धारा मिल रहा है, तो कौन सा वाला वैद्युत धारा ज्यादा होगा, ये वाला। इसीलिए जब अगर हमारा किसकी वैल्यू, लोड रेजिस्टेंस की वैल्यू तुल्य आंतरिक प्रतिरोध से बहुत ज्यादा होता है तो हम उसको श्रेणी क्रम में जोड़ के एक ऐसा परिपथ बना सकते हैं जिससे कि हमको ज्यादा मात्रा में विद्युत धारा मिले। आई बात समझ में, नोट कर लीजिए, ये फॉर्मूला याद रखना है। समांतर क्रम के लिए देखते हैं, जबकि सारे ईएमएफ और इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, सबका ईएमएफ बराबर मतलब सब ई के बराबर है और सबका आंतरिक प्रतिरोध भी बराबर है, तो ये किसके बराबर होगा, आर के बराबर होगा। और ये हमारा लोड रेजिस्टेंस आर। तो अभी हमने देखा था समांतर क्रम में तुल्य नेट ईएमएफ कितना आया था, E1 बटे R1 प्लस E2 बटे R2 प्लस E3 बटे R3 डिवाइडेड बाई 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3। लेकिन जब सबके ईएमएफ और इंटरनल रेजिस्टेंस बराबर होते थे तो नेट ईएमएफ किसके बराबर आता था, ई के बराबर आता था, किसी एक सेल के ई के बराबर। ठीक है, तो यहां पे हम नेट ईएमएफ कितना लिख सकते हैं, ई के बराबर। सारे इंटरनल रेजिस्टेंस समांतर क्रम में जुड़े हैं और सबकी वैल्यू आर है, तो हमने देखा था आर इक्विवेलेंट कितना रहा था, आर बटे एन के बराबर आ रहा था। तो यहां पे जो तुल्य आंतरिक प्रतिरोध होगा वो कितना होगा, आर बटे, मान लेते हैं संख्या कितनी है, एम है, तो आर बटे एम। ठीक है, यहाँ पे सेलों की, ये जितने सेल जुड़े हुए हैं उसकी संख्या कितनी है, एम है, तो ये कितना हो जाएगा, आर बटे एम बटे लोड रेजिस्टेंस आर। फिर से हमको करंट निकालना है तो आई बराबर वी बटे आर हमको लगाना होगा फिर से। तो अब पहले आर इक्विवेलेंट निकाल लेते हैं, तो आर इक्विवेलेंट किसके बराबर होगा, ये और ये श्रेणी क्रम में है, तो आर प्लस आर बटे एम। तो आई बराबर वी किसके बराबर, ई के बराबर, बटे आर इक्विवेलेंट आर प्लस आर बटे एम।
तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ई बटे लॉस लेंगे तो ये हो जाएगा एम आर प्लस आर बटे एम, ये एम जाएगा कहाँ ऊपर, तो ये आएगा एम ई बटे एम आर प्लस आर। ठीक है, आई किसके बराबर आया, एम ई बटे एम आर प्लस आर के बराबर है। ठीक, अगर कितने भी सेल जुड़े हो उनका ईएमएफ बराबर है और आंतरिक प्रतिरोध भी क्या है, बराबर है, तो जो उनका नेट ईएमएफ आएगा वो ई के बराबर, मतलब जो एक सेल का ईएमएफ है उसके बराबर आएगा। प्रतिरोध हमको पता ही है, श्रेणी क्रम में अगर समांतर क्रम में प्रतिरोध जुड़े रहते हैं, सबकी वैल्यू बराबर होती है, तो इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं, किसी एक प्रतिरोध का जो मान है उसमें उसके संख्या से हम डिवाइड कर देते हैं। तो टोटल कितना है, एक इंटरनल रेजिस्टेंस का मान आर है और टोटल संख्या कितनी है, एम, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, आर बट्टे एम के। ठीक है, वही चीज लिखा हुआ है। तो यहाँ आई किसके बराबर है, एम ई बट्टे एम आर प्लस आर। अब यहां भी दो केस बनेंगे। पहला क्या होगा, जब एम आर मच मच ग्रेटर देन आर, तो जब हम ये ज्यादा है, मतलब ये ज्यादा है, तो हम क्या करेंगे, इसको निग्लेक्ट करेंगे, तो आई बराबर क्या आएगा, एम ई बटे एम आर, एम से एम कटेगा, ई बटे आर। केस 2 में क्या करेंगे, इस आर को ज्यादा मान लेंगे एम आर से, तब इसको निग्लेक्ट करेंगे, तो ये किसके बराबर आएगा, एम ई बटे आर के। तो देखिए यहां पे उल्टा हो गया, उस बार यहां पे एन ई बटे आर आया था और यहां पे ई बटे आर आया था, जबकि यहां पे ई बटे आर पहले आया और यहां पे एम ई बटे आर इस वाले केस में है। मतलब कि अगर समांतर क्रम है और हमको एक शक्तिशाली बैटरी बनाना है, मतलब जिससे कि हमको विद्युत धारा ज्यादा मात्रा में मिले, तो विद्युत धारा ज्यादा किससे मिलेगा, इस वाले से। ठीक है, तो जब आंतरिक प्रतिरोध का मान लोड रेजिस्टेंस के मान से बहुत ज्यादा होगा, तब हम उसको किस क्रम में जोड़ते हैं, समांतर क्रम में जोड़ते हैं। आई बात समझ में, वहां पे कौन ज्यादा था, वहां पे इसका मान जब कम होता था तब करते थे, लेकिन यहां पे जब इसका मान ज्यादा है तब हम किस क्रम में जोड़ेंगे, समांतर क्रम में जोड़ेंगे। ठीक, देखिए वहां पे आई क्या था, वहां पे आई था एन ई बटे आर प्लस एन आर। तो केस 1 जब ये वाली वैल्यू ज्यादा होती थी किससे, आर से, मतलब ये कौन सी वैल्यू, आर, जब आर मच मच ग्रेटर देन एन आर, तो हमको आई क्या मिलता था, एन ई बटे आर, और यहां पे केवल क्या मिला है, ई बटे आर। और वैसे केस 2 में यहां पे हमको एम ई बटे आर मिला और वहां पे हमको क्या मिलता था, ई बटे आर। तो जब किसका मान ज्यादा हो, लोड रेजिस्टेंस का मान ज्यादा हो, तब किस में जोड़ते हैं, श्रेणी क्रम में। और जब आंतरिक प्रतिरोध का मान ज्यादा होता है तब किस में जोड़ते हैं, समांतर क्रम में। आगे बात समझ में, जब लोड रेजिस्टेंस का मान ज्यादा होगा तब किस क्रम में जोड़ेंगे, अगर शक्तिशाली बैटरी बनाना है तो श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे। और अगर आंतरिक प्रतिरोध का मान ज्यादा है तब हमको एक शक्तिशाली बैटरी बनाना है, तो किस क्रम में जोड़ेंगे, समांतर क्रम में जोड़ेंगे। ठीक, आसान टॉपिक है, दिक्कत नहीं होना चाहिए समझने में। तो ये तो समांतर क्रम हो गया जब सारे वैल्यू क्या थे, बराबर थे। अब आते हैं जब अलग अलग ईएमएफ हो और अलग अलग इंटरनल रेजिस्टेंस हो, तब वैद्युत धारा का मान हम लोग कैसे निकालेंगे। तो मान लेते हैं 3 सेल है हमारे पास और ये हो गया लोड रेजिस्टेंस जिसकी वैल्यू कितनी है, आर। इसका ईएमएफ हो गया E1, आंतरिक प्रतिरोध R1, ये E2, R2, E3, R3, यहां से करंट आया I1, I2, I3, तीनों यहां आके जुड़ जाते हैं और किसके बराबर हो जाते हैं, I के। मतलब हम I बराबर क्या लिख सकते हैं, I1 प्लस I2 प्लस I3। ठीक है, अब देखिए समांतर क्रम में जुड़ा है तो हमको पता है यहां का टर्मिनल विभवांतर
यहां का टर्मिनल विभवांतर, यहां का टर्मिनल विभवांतर और यहां का टर्मिनल विभवांतर एक दूसरे के क्या होंगे, बराबर होंगे। मतलब हम देखिए यहां का टर्मिनल विभवांतर क्या लिख सकते हैं, डिस्चार्जिंग वाला केस है तो V बराबर E1 माइनस I1 R1, और यहां वाला टर्मिनल विभवांतर तो यहां कितनी वैद्युत धारा आ रही है, I, तो V बराबर I इंटू R। हम बोल रहे हैं ये दोनों बराबर होगा, तो हम क्या लिख सकते हैं, E1 माइनस I1 R1 बराबर IR, या I1 R1 बराबर E1 माइनस IR। I1 R1 को उधर ले गया तो ये प्लस हो गया, IR को इधर लाया तो ये क्या हो गया, माइनस, E1 माइनस IR। तो अगर हम यहां से वैल्यू निकालना चाहे I1 की तो ये किसके बराबर, E1 माइनस IR बटे R1 के बराबर। आई बात समझ में। हमने क्या बोला, यहां से करंट आया I1, यहां से I2, यहां पे I3, यहां पे तीनों मिलके किसके बराबर हो गए, I के बराबर हो गए। तो I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3। हमें पता है ये किस क्रम में जुड़े हैं, समांतर क्रम में जुड़े, तो तीनों के लिए और इसके लिए विभवांतर क्या होगा, बराबर होगा। जैसे अगर हम मान ले यहाँ पे विभवांतर है VA, यहाँ पे विभवांतर है VB, तो यहाँ कोई एलिमेंट नहीं जुड़ा तो यहाँ भी क्या होगा, VA, यहाँ भी कोई एलिमेंट नहीं जुड़ा तो यहाँ भी VA, यहाँ भी VA। वैसे यहाँ से यहाँ गए, कोई एलिमेंट नहीं जुड़ा तो VB, यहाँ भी कुछ नहीं जुड़ा तो ये भी VB और ये भी VB। तो ये भी V और VB के बीच में है, ये भी VA और VB के बीच में है, ये भी VA और VB के बीच में, और ये भी VA और VB के बीच में। मतलब चारों का जो टर्मिनल पोटेंशियल है वो क्या है, बराबर है। तो हम बोले डिस्चार्जिंग के केस में हम V जो टर्मिनल विभवांतर होता है वो किसके बराबर लिखते हैं, E माइनस आई आर के। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, E1 माइनस I1 R1, वो इस वाले विभवांतर के बराबर है, किसके बराबर, V बराबर I इंटू R। तो ये भी V की वैल्यू, ये भी V की वैल्यू, तो हमने दोनों को बराबर किया और I1 का मान निकाल लिया। कुछ इसी तरीके से I2 भी आ जाएगा, वो किसके बराबर आएगा, E2 माइनस IR बटे R2, जहां पे 1 है केवल वो 2 हो जाएगा। I3 किसके बराबर आएगा, E3 माइनस IR बटे R3। तो I निकालते हैं, तो I बराबर तीनों करंट को जोड़ देना है, तो E1 माइनस IR बटे R1 प्लस E2 माइनस IR बटे R2 प्लस E3 माइनस IR बटे R3। तो I बराबर E1 E2 E3 को एक साथ लिखते हैं, तो E1 बटे R1 प्लस E2 बटे R2 प्लस E3 बटे R3 माइनस, देखिए IR कॉमन मिलेगा तो माइनस IR, बचेगा क्या, 1 बटे R1 प्लस 1 बटे R2 प्लस 1 बटे R3। इस पूरे को इधर लाते तो ये क्या हो जाएगा, I प्लस IR 1 बटे R1 प्लस 1 बटे R2 प्लस 1 बटे R3 बराबर E1 बटे R1 प्लस E2 बटे R2 प्लस E3 बटे R3। I लेंगे कॉमन तो बचेगा क्या, 1 प्लस R 1 बटे R1 प्लस 1 बटे R2 प्लस 1 बटे R3 बराबर E1 बटे R1 प्लस E2 बटे R2 प्लस E3 बटे R3। तो I की वैल्यू निकालना है, तो I को इधर रखते हैं, इसको बराबर के उस साइड ले जाएंगे तो भाग में चला जाएगा, तो ये आएगा क्या, E1 बटे R1 प्लस E2 बटे R2 प्लस E3 बटे R3 डिवाइडेड बाई 1 प्लस R 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3। ये होगा I की वैल्यू जब सारे वैल्यू अलग अलग होंगे, ईएमएफ भी अलग है और इंटरनल रेजिस्टेंस भी क्या है, अलग अलग है। ठीक है, कुछ नहीं करना है, यहां से जो करंट निकलेगा तीनों से वो इसके योगफल के बराबर होता है, I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3। हम देख सकते हैं तीनों में यहां भी प्लस से बाहर जा रहा है करंट, यहां भी प्लस से बाहर जा रहा है, यहां भी प्लस से बाहर जा रहा है। मतलब तीनों कौन से केस है, डिस्चार्जिंग वाले केस है। और डिस्चार्जिंग वाले केस में जो टर्मिनल विभवांतर होता है वो किसके बराबर होता है, V बराबर E माइनस IR।
तो अगर हम पहले वाले के लिए लिख रहे हैं तो v बराबर क्या हो जाएगा, E1 माइनस I1 R1। हम बोल रहे हैं यहां वाला जो टर्मिनल विभवांतर है वो यहां वाले टर्मिनल विभवांतर के बराबर है IR के, तो हमने दोनों को बराबर किया और I1 का मान निकाल लिया। ठीक उसी तरीके से I2 I3 यहां पे सारे वैल्यू रख के हमने I का मान निकाला। उसके बाद बस केवल हमारा मैथ है किस तरीके से इसको हल करना है और I हमको ले आना है। तो ये हो गया जब समांतर क्रम में जुड़े हैं लेकिन सबकी वैल्यू क्या है, अलग अलग है, तब अगर हमको वैद्युत धारा निकालना है तो ये तरीका हमको लगाना होगा। नोट कर लीजिए। ठीक, चलिए इसको देखिए, हम लोग अपने पहले वाले तरीके से भी कर सकते थे। अगर हम इसको इस तरीके से बनाना चाहें, ई इक्विवेलेंट और आर इक्विवेलेंट, ये क्या हो गया आर। तो हमने देखा था वहां पे ई इक्विवेलेंट हम किसके बराबर लिखते थे, E1 बटे R1 प्लस E2 बटे R2 प्लस E3 बटे R3 डिवाइडेड बाई 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3, यही लिखते थे। 1 बटे R इक्विवेलेंट किसके बराबर था, 1 बटे R1 प्लस 1 बटे R2 प्लस 1 बटे R3। इसीलिए R इक्विवेलेंट किसके बराबर होगा, अगर यहां इसको ऊपर ले जा रहे तो इस पूरे को भी हम ऊपर ले जाएंगे तो ये कितना हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3। ठीक है, देखिएगा दोनों सेम रिजल्ट आएंगे। तो अब I बराबर क्या होना चाहिए, I बराबर होना चाहिए E इक्विवेलेंट बटे R प्लस R इक्विवेलेंट। देखिए ये क्या है, ये दोनों प्रतिरोध श्रेणी क्रम में, तो टोटल प्रतिरोध कैसे निकालेंगे, दोनों को जोड़ देंगे तो R बटे R इक्विवेलेंट। I बराबर हमको पता है कितना, V बटे R, तो E इक्विवेलेंट बटे R इक्विवेलेंट प्लस R। वैल्यू पुट कर देते हैं तो I बराबर E इक्विवेलेंट कितना है, E1 बटे R1 प्लस E2 बटे R2 प्लस E3 बटे R3 बटे 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3। इस बटे की जगह हम क्या लिखते हैं, भाग, R की जगह R प्लस R इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी है, तो 1 डिवाइडेड बाई 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3। तो ये हो गया E1 बटे R1 प्लस E2 बटे R2 प्लस E3 बटे R3 डिवाइडेड बाई 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3 भागे लॉस। देखिए यहाँ कितना आएगा, 1 बटे R1 प्लस 1 बटे R2 प्लस 1 बटे R3। यहाँ पे तब क्या जाएगा, R गुणे 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3 प्लस 1। ठीक है, तो देखिए यहां भी 1 बटे R1 प्लस 1 बटे R2 प्लस 1 बटे R3, यहां भी 1 बटे R1 प्लस 1 बटे R2 प्लस 1 बटे R3। तो ये हमारा क्या हुआ, कट गया। फिर यहां कितना बचा, E1 बटे R1 प्लस E2 बटे R2 प्लस E3 बटे R3। भाग को किस में बदलेंगे, गुणा में। तो ये जो बटे के ऊपर ये कहां जाएगा, बटे के नीचे, तो 1 बटे R 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3 प्लस 1। तो इसको हम इस तरीके से लिख देंगे, E1 बटे R1 प्लस E2 बटे R2 प्लस E3 बटे R3 और बटे में R 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3 प्लस 1। तो देख लीजिए सेम रिजल्ट है, E1 बटे R1 प्लस E2 बटे R2 प्लस E3 बटे R3, E1 बटे R1 प्लस E2 बटे R2 प्लस E3 बटे R3 बटे 1 प्लस R, तो 1 प्लस R 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3। तो इस तरीके से भी हम लोग हल कर सकते हैं।
समांतर क्रम में जुड़े तो सबको हटा के हमने एक ई इक्विवेलेंट निकाला, एक आर इक्विवेलेंट लगाया। इसका और इसका मान निकालना हमने सीख रखा है। ई इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं, तो E1 बटे R1 प्लस E2 बटे R2 प्लस E3 बटे R3 डिवाइडेड बाई 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3। आर इक्विवेलेंट समांतर क्रम में है तो 1 बटे R बराबर 1 बटे R1 प्लस 1 बटे R2 प्लस 1 बटे R3। ठीक है, तो जो मेथड आपको आसान लगे उससे आप कर सकते हैं। तो अभी तक तो हम लोगों ने देखा कि सीरीज अलग और समांतर अलग। अब अगर सीरीज में भी जोड़ दे और समांतर में भी जोड़ दे तब क्या करेंगे, मतलब कुछ इस तरीके से। ठीक है, यहां पे देखिए क्या है, सबके एमएफ बराबर होंगे और सबका इंटरनल रेजिस्टेंस भी क्या होगा, बराबर होगा। और हमको करंट की वैल्यू निकालनी है, तो कैसे निकाला जाए, श्रेणी क्रम में जितने सेल जुड़े हैं उनकी संख्या कितनी है, एन है, ये वाली संख्या कितनी है, एन। समांतर क्रम में जितने जुड़े हैं उनकी संख्या कितनी मान लेते हैं, एम है। ठीक है, ये वाली संख्या, ये 1 2 3 कहां तक गई है, एन तक, और ये वाली संख्या 1 2 3 कहां तक गई है, एम तक। अब हमको वैद्युत धारा निकालना है, तो कैसे किया जाए, तो देखिए हम करते क्या है, सबसे पहले इस वाले एक लाइन को हल करते हैं। तो हमने ये सीखा था, ये देखिए ये सारे किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। सबका ईएमएफ कितना है, ई के बराबर है, और सबका इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है, आर के बराबर है। तो हमको पता है इसका नेट ईएमएफ किसके बराबर आएगा, एन ई के बराबर आएगा। और इंटरनल रेजिस्टेंस कितना बराबर आएगा, एन आर के बराबर आएगा। ये अभी हमने श्रेणी क्रम में सीखा था। मतलब अगर इस एक वाले को हम बनाना चाहे तो हम कैसे बनाएंगे, ईएमएफ कितना हो जाएगा, एन ई, और इंटरनल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, एन आर। वही चीज यहां भी संख्या कितनी है, एन ही है। इस वाले इस तरीके से सबकी संख्या कितनी, एन, और समांतर क्रम में संख्या कितनी है। तो अगर इस तरीके से हर जगह संख्या एन ही है तो नीचे वाले का भी कितना आएगा, उतना ही आएगा, एन ई, और इंटरनल रेजिस्टेंस एन आर। ऐसे जितने भी जुड़े हैं सबका ईएमएफ आएगा एन ई, और इंटरनल रेजिस्टेंस आएगा एन आर। ये हो गया हमारा लोड रेजिस्टेंस। अब देखिए ये तो हमने श्रेणी क्रम वाला हल कर दिया। समांतर क्रम में हमने क्या देखा था, अगर सबका ईएमएफ बराबर था, देखिए समांतर क्रम क्या था, अगर हमने ये वाला लिखा था इस तरीके से, ये ई, ये ई, ये ई, ये आर, ये आर, ये आर। तो हम बोले अगर समांतर क्रम है तो नेट ईएमएफ इसके बराबर आता है, ई के बराबर आता है। तो हमने नेट ईएमएफ कहां लिखा था, तो उसका कितना लिखा था, ई के बराबर। तो यहां भी देखिए सभी समांतर क्रम है और सबकी वैल्यू बराबर है, एन ई एन ई एन ई। तो जो इसका ई इक्विवेलेंट है वो किसके बराबर आएगा, एन ई के बराबर आएगा। मतलब एक सेल का जो ईएमएफ है उसी के बराबर आएगा। ठीक, प्रतिरोध हमने कितना लिखा था इक्विवेलेंट, तो हमने ये किया था आर, संख्या कितनी थी, 3, तो आर बटे 3। हमने कहा था अगर प्रतिरोध आर है और संख्या एन है तो आर बटे एन। तो यहां पे एक प्रतिरोध का मान कितना है, एन आर, और समांतर क्रम वाली संख्या हम कितनी बता रहे हैं, एम। तो हम एम से भाग दे देंगे, तो आर इक्विवेलेंट किसके बराबर आया, एन आर बटे एम के। आई बात समझ में। देखिए सबसे पहले हमने क्या किया, हमने पहले एक एक लाइन को हल किया। तो हम बोले इसमें जितने सारे श्रेणी क्रम में है सबका ईएमएफ भी बराबर है और इंटरनल रेजिस्टेंस भी बराबर है।
तो हमने शुरुआत में देखा था जब ऐसा होता है तो इसका जो नेट ईएमएफ आता है वो N इंटू ई के बराबर आता है, और नेट इंटरनल रेजिस्टेंस किसके बराबर आता था, N इंटू आर के। तो वही हमने लिखा है एन ई एन आर। तो ऐसे ही सबका होगा तो सबका हमने लिख दिया एन ई एन आर और एन ई एन आर। अब ये सारे किस क्रम में है, समांतर क्रम में है। समांतर क्रम में भी सबकी वैल्यू क्या है, बराबर। तो समांतर क्रम में हमने देखा था जब ये जुड़े होते हैं और सबका ईएमएफ बराबर होता है तो जो नेट इक्विवेलेंट होता है किसी भी एक सेल के ईएमएफ के बराबर होता है। तो वो किसके बराबर हो गया, एन ई के, क्योंकि सबकी वैल्यू किसके बराबर है, एन इंटू ई के। समांतर क्रम में प्रतिरोध कितना होता है, तो एक प्रतिरोध बटे प्रतिरोधों की संख्या। अगर प्रतिरोध के मान बराबर है तो अगर प्रतिरोध था आर और संख्या थी एन तो आर बटे एन लिखते थे। तो यहाँ पे प्रतिरोध की वैल्यू कितनी है, एन आर, और संख्या कितनी है, एम। तो आर इक्विवेलेंट हमने कितना लिखा, एन आर बटे एम। मतलब अब अगर हम इन सबको हटा के अपना केवल एक ईएमएफ यहां पे यूज करें तो वो किसके बराबर आएगा, एन ई के बराबर आएगा। ठीक, आर इक्विवेलेंट किसके बराबर आएगा, एन आर बटे एम के बराबर आएगा। और ये हमारा लोड रेजिस्टेंस। अब हमसे अगर विद्युत धारा पूछता है तो वही सेम तरीका जो हम लगा रहे थे, आई बराबर वी बटे आर। तो वी कितना हो गया, एन ई, तो आई बराबर एन ई बटे इस परिपथ का तुल्य प्रतिरोध आर क्या है, इस परिपथ का तुल्य प्रतिरोध। तो ये और ये श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, इसका मतलब आर प्लस एन आर बटे एम। तो इसको हम लोग कितना लिख सकते हैं, आई बराबर एन ई, यहां पे लॉस लेते हैं तो एम आर प्लस एन आर बटे एम। ये एम जाएगा ऊपर तो आई बराबर आएगा एम एन ई बटे एम आर प्लस एन आर। ठीक, तो हमारा फॉर्मूला आया आई बराबर एम एन ई बटे एम आर प्लस एन आर। देखिए फॉर्मूला आप याद करना तो इसको आसान है, लेकिन हमको इसको सारे टर्म्स के साथ याद करना है। एन क्या है, श्रेणी क्रम वाला संख्या। तो जो आंतरिक प्रतिरोध है उसके साथ कौन सा है संख्या, श्रेणी क्रम वाला। एम क्या है, समांतर क्रम वाला संख्या। तो जो वाय प्रतिरोध या लोड रेजिस्टेंस के साथ जिसका गुणा हो रहा है वो कौन सी संख्या होगी, समांतर क्रम वाली संख्या होगी। आई बात समझ में। ये हमको ध्यान देना है कि n क्या है, तो n है श्रेणी क्रम वाली संख्या, और m क्या है, तो m कौन सी संख्या है, समांतर क्रम वाली संख्या है। n के साथ किसका गुणा हो रहा है, तो आंतरिक प्रतिरोध का। m के साथ किसका गुणा हो रहा है, तो m के साथ गुणा हो रहा है लोड रेजिस्टेंस का। तो ये हमको याद रखना है। m गुणे n से हमको क्या मिल जाएगा, सेल की संख्या। देखिए यहाँ पे n सेल, ऐसे m सेल, तो टोटल हमसे पूछे कितने सेल लगे हैं, तो जैसे ये हुआ हमारा। एक एग्जांपल लेके समझते हैं। ठीक है, इसमें हम लोग समझते हैं कि m की वैल्यू क्या है और n की वैल्यू क्या है। ये E E E E E E, ये इंटरनल रेजिस्टेंस भी सबका R R R और R। तो देखिए सबसे पहले तो हमने क्या बताया कि m गुणे n करेंगे तो सेल की संख्या मिलेगी। तो सबसे पहले तो m और n पता करना, तो m और n। n हम क्या बता रहे हैं, श्रेणी क्रम में जो जुड़े उनकी संख्या। तो श्रेणी क्रम में कितने जुड़े, एक और दो। आई बात समझ। देखिए n क्या है, n जो श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। तो श्रेणी क्रम में कितने जुड़े, एक और दो। तो n की वैल्यू कितनी हो गई, दो। m क्या है, m है जो समांतर क्रम में जुड़े। तो समांतर क्रम में कितने जुड़े, एक दो तीन। तो m की वैल्यू कितनी हो गई, तीन।
अब हमसे कोई पूछे सेल की संख्या बताओ, तो m गुणे n, तो 3 गुणे 2 बराबर 6। देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6। तो इस तरीके से सेल की संख्या निकलेगी। और m और n क्या है, तो n क्या है, श्रेणी क्रम में जितने जुड़े। तो देखिए श्रेणी क्रम में ये श्रेणी क्रम में, यहां भी श्रेणी क्रम में 2, यहां भी श्रेणी क्रम में 2 और यहां भी श्रेणी क्रम में 2। तो n की वैल्यू क्या हो गई 2। m क्या होता है, जो समांतर क्रम में जुड़े हैं। तो समांतर क्रम में कौन से जुड़े हैं, 1 2 और 3, ये जुड़े हैं समांतर क्रम में। ठीक है, मान लीजिए यहां पे कोई वैल्यू दिया होता, हमको वैल्यू दिया है, ये भी 10 वोल्ट 10 वोल्ट 10 वोल्ट 10 वोल्ट 10 वोल्ट 10 वोल्ट, इंटरनल रेजिस्टेंस मान लेते हैं 2 ओम 2 ओम 2 ओम 2 ओम 2 ओम 2 ओम, और लोड रेजिस्टेंस दे दिया 10 ओम। तो सबसे पहला काम क्या है, m और n पहचानना। ये जो फॉर्मूला लिखे हैं हम, उसमें सारी वैल्यू कौन कौन सी है, तो m। तो m क्या है, समांतर क्रम वाली संख्या। तो समांतर क्रम वाली संख्या कितनी है, 1 2 3 3। n क्या है, श्रेणी क्रम वाली संख्या। तो श्रेणी क्रम वाली संख्या कितनी है, 1 2 2। m n मिल गया। अब क्या चाहिए, e होता है किसी एक सेल का ईएमएफ, तो कितना है 10 वोल्ट के बराबर, तो ये हो गया 10। और क्या चाहिए, लोड रेजिस्टेंस R। तो R आ गया हमारा 10 ओम, और ये स्मॉल r क्या होता है, इंटरनल रेजिस्टेंस। तो स्मॉल r कितना हो गया, कितनी वैल्यू है, 2 है, तो 2। सारे वैल्यू अब हम फॉर्मूला में रख देंगे और हमको करंट का मान मिल जाएगा। ठीक है, आई बात समझ में। तो ये ध्यान देना कि m और n क्या है और किसके साथ कौन से वाले R का गुणा हो रहा है। तो समांतर क्रम वाले के साथ वाय प्रतिरोध या लोड रेजिस्टेंस का, और श्रेणी क्रम वाले के साथ आंतरिक प्रतिरोध या n का। ठीक है, अब इसमें पूछ लेता है कि करंट का मान कब अधिकतम होगा। तो अधिकतम करने के लिए हमको नीचे वाले को न्यूनतम करना पड़ता है, तभी आई की वैल्यू क्या होगी, अधिकतम होगी। और इसको न्यूनतम करने के लिए इसको रीअरेंज करते हैं कुछ इस तरीके से, आई बराबर एम एन ई बटे रूट एम आर माइनस रूट एन आर का होल स्क्वायर प्लस 2 रूट एम आर और रूट एन आर। ये दोनों चीजें देखिए सेम है। अगर हम इसको खोले, स्क्वायर इसका लिखे, तो ए स्क्वायर तो एम आर प्लस बी स्क्वायर तो एन आर, स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट हट जाएगा, फिर -2 है भी, तो -2 रूट एम आर रूट एन आर। ये क्या लिखा है, +2 रूट एम आर रूट एन आर। तो ये इससे कट जाएगा, तो हमारा बचेगा क्या, केवल एम आर प्लस एन आर, जो कि इसके बराबर था। तो इसी चीज को हमने कुछ इस रूप में लिखा है, और वो इसलिए लिखा है क्योंकि हमको नीचे वाले मान को न्यूनतम करना है। तो ऐसे हम यहाँ पे किसी को जीरो नहीं कर पा रहे थे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे m करेंगे तो ये वाला सेल जीरो हो जाएगा, या n जीरो करेंगे तो ये श्रेणी क्रम वाले सेल जीरो हो जाएंगे। तो हम ऐसा नहीं कर पा रहे थे, तो हमने इसको इस रूप में बदला। अब देखिए इस चीज को हम जीरो नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 2 रूट एम एन आर आर। तो अगर हम इसको जीरो करेंगे तो फिर से सेलों की संख्या क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, जो यहां हम कर नहीं सकते। तो इसका मतलब हम इस चीज को केवल जीरो कर सकते हैं। तो आई मैक्सिमम कब होगा, जब रूट एम आर माइनस रूट एन आर, एम के साथ कौन सा आ रहा है, कैपिटल, का जो स्क्वायर है वो किसके बराबर होगा, जीरो। आई मैक्स की कंडीशन क्या होगी, जब ये किसके बराबर हो जाए, जीरो के बराबर। हम बोले हम इसको जीरो कर ही नहीं सकते, क्यों, क्योंकि सेलों की संख्या जीरो हो जा रही है। तो हमारे पास केवल यही एक ऑप्शन बचा कि हम इसको जीरो कर दे, तब हमारा करंट क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। तो हमने इसको जीरो किया। अगर ये जीरो है तो इसका मतलब रूट एम आर माइनस रूट एन आर किसके बराबर, जीरो के, या रूट एम आर, इसको उधर ले जाएंगे तो बराबर रूट एन आर, स्क्वायर करेंगे तो एम आर बराबर एन आर, या आर बराबर एन आर बटे एम।
तो जब ये क्या है, लोड रेजिस्टेंस वाय प्रतिरोध, ये देखिए क्या है, ध्यान से देखिएगा, एन आर बटे एम, एन आर बटे एम, ये क्या है, तुल्य आंतरिक प्रतिरोध, यही तो है। एन आर बटे हम क्या निकाले थे, तुल्य आंतरिक प्रतिरोध निकाले थे। तो जब लोड रेजिस्टेंस तुल्य आंतरिक प्रतिरोध के बराबर होता है तब करंट का मान क्या होता है, मैक्सिमम होता है। ये पूछ लेता है कि करंट का मान अधिकतम कब होगा, कब होगा, जब वाय प्रतिरोध का मान तुल्य आंतरिक प्रतिरोध के बराबर होगा। यहां पे तुल्य आंतरिक प्रतिरोध हम लोगों ने निकाला था एन आर बटे एम, ठीक है। कब होगा अधिकतम करंट का मान, जब वाय प्रतिरोध तुल्य आंतरिक प्रतिरोध के मान के बराबर होगा। अब इसी आई मैक्स को हम निकाल सकते हैं, देखिए एम एन ई, कब कब, दो चीजें, एम आर एन आर के बराबर हो तब मिलेगा। तो हम या तो एम आर की जगह एन आर लिख दे या एन आर की जगह एम आर। तो सबसे पहले एम आर की जगह क्या लिखते हैं, एन आर, तो इस एम आर की जगह एन आर प्लस एन आर, तो एम एन ई बटे 2 एन आर। एक तो हो गया आई मैक्स का ये फॉर्मूला। दूसरा आई मैक्स बराबर एम एन ई, अब हम इसको ऐसे ही लिख देते हैं एम आर। अब एन आर की जगह क्या लिख देते हैं, एम आर, एम आर, तो एम एन ई बटे 2 एम आर। यहां से एन से एन कटेगा तो ये क्या आएगा, एम ई बटे 2 आर, और यहां पे एम से एम कटेगा तो एन ई बटे 2 आर। तो देखिए कंफ्यूजन इसमें बहुत रहेगा कि स्मॉल आर है कि कैपिटल आर है, एम है कि एन है। तो हमारे लिए अच्छा यही है हम ये वाला फॉर्मूला याद रखें, आई बराबर एम एन ई बटे एम आर प्लस एन आर। फिर हमको कंडीशन पता है, अधिकतम कब होना है, अधिकतम तब होना है जब एम आर किसके बराबर हो, एन आर के बराबर हो। तब हम वैल्यू अपना इस वाले फॉर्मूले में पुट करेंगे और आंसर निकाल लेंगे। तो ये दोनों फॉर्मूला हमें याद करने की जरूरत नहीं है, हम ये वाला फॉर्मूला याद रखेंगे और ये दोनों कंडीशन याद रखेंगे। जो वैल्यू हमको दिया रहेगा वो वैल्यू यहां पुट करके हम आई मैक्स निकाल लेंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। एक बार इसको अच्छे से आप लोग फिर से पढ़िएगा, आसान टॉपिक है, एक बार अपने से पढ़ेंगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो इसको अच्छे से पढ़िए, फिर अगले वीडियो में मिलते हैं केसीएल और केवीएल के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।